डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लाइन स्पेक्ट्रम। इसका सेकंड नेम है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम और थर्ड नेम है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। देखिए, अगर आप मेरे सारे लेक्चर स्टार्ट से देख रहे होगे तो आपको याद आ रहा होगा रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल दो चीज़ों की वजह से फेल हुआ था। यस सर। पहला था कि रुदरफोर्ड ने एटम के स्टेबिलिटी का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। ओके, तो इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको स्टेबिलिटी के बारे में बताया हूँ, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, उसके कुछ पोस्टुलेट थे। ओके, ये भी बोहर्स का ही मॉडल है, ठीक है, लेकिन क्या ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम वाला मॉडल है। और दूसरा, रुदरफोर्ड का फेलुअर देखिए इसलिए हुआ था, मतलब सेकंड रीजन ये था कि वहां पर उसने लाइन स्पेक्ट्रम और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि लाइन स्पेक्ट्रम और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम जो ये टॉपिक है, ओके, जो लाइमन, बाल्मर, पास्टन है ना, ब्रैकेट, पीफर, हम्फ्री, जो हम पढ़ते रहते हैं सीरीज, ये जो है लाइमन सीरीज, ये बिफोर बोहर्स एटॉमिक मॉडल है, ठीक है ना। चलिए, तो ध्यान से देखिए, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। डिस्क्रीट का मीनिंग क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस। यस सर। जैसा व्हाइट कलर लाइट, सुनिए, अ व्हाइट कलर लाइट हैज 7 कलर कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। सुनिए, व्हाइट कलर, ध्यान से देखिएगा, व्हाइट कलर लाइट हैज स्पेक्ट्रम, व्हाइट कलर लाइट हैज 7 कलर। ओके, जिसे हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं सर। ओके, व्हाइट लाइट जो है, सुनिए, ये 7 कलर का मिक्सचर होता है। यस सर, दैट इज विबज्योर, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ओके, देखिए यही एक्सपेरिमेंट को नील्स बोहर ने कैसे अप्लाई किया? नील्स बोहर, ध्यान से देखिए कैसे अप्लाई किया था। क्या उसने एक ट्यूब के अंदर गैसियस मॉलिक्यूल यूज लिया? ओके, गैसियस मॉलिक्यूल लेने के बाद में इसको हीट किया उसने हाई टेम्परेचर पर। ओके, ऐसा बर्नर लगा करके हीट किया। तो ध्यान से देखिएगा कि यहां से क्या हो रहा था कि कुछ कलर के लाइट, मतलब कुछ कलर जो है लाइट के वो दिखाई दे रहे थे और कुछ कलर दिखाई नहीं दे रहे थे। ओके, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर VBGR ये कलर दिखाई दे रहे होंगे। यस सर। और IO, ओके, IO और Y ये कलर गायब थे। तो कहने का मीनिंग ये था कि देखिए, जब यहाँ पर हम किसी कंटेनर में गैसियस मॉलिक्यूल को लेके एक ट्यूब के अंदर हमने गैस लिए, यस सर, ओके, इसको हीट किया हाई टेम्परेचर पर। हीट करने के बाद में देखिए, इसने 7 कलर नहीं बताया, बल्कि यहाँ पर कुछ कलर हमें दिखाई दे रहे थे और कुछ कलर जो है यहाँ से डिसअपियर थे, गायब थे। ओके, तो ये डिसअपियर और गायब किसके कारण होता है? ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब होने के कारण। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, यही कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया किसने? नील बोहर ने। ओके, मान लीजिए अगर हम एक एटम यूज किए, ओके, ध्यान से देखिए, ये एक एटम और ये इसका एनर्जी लेवल। यस सर। ओके, जब इसे हम हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पर, तो हीट करने के कारण क्या होगा कि जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो आउटर शेल में ट्रांसफर हो गए। मतलब क्या होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके जंप हो गए किसमें? आउटर शेल में। ध्यान से देखिए कि जब हम यहाँ पर हीट करेंगे किसी एटम को, यस सर, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और जंप करेंगे किसी हायर, किसमें? शेल में। चलिए, हायर शेल में जंप करेंगे। ओके, ध्यान से देखिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी देन इट जंप फ्रॉम lower energy level to higher energy level। ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके
लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप करेगा। चलिए जंप कर दिया। लेकिन ये तो हमें पता है कि दुनिया की कोई मतलब कौन सी भी चीज ये हायर एनर्जी लेवल पर नहीं रहना चाहती है। ओके, ध्यान से देखिए, दुनिया की कौन सी भी चीज है ना हायर एनर्जी लेवल पर रहना नहीं चाहती। मान लीजिए अगर आप किसी बिल्डिंग के कॉर्नर पर खड़े, ओके, कॉर्नर पर ऊपर, तो वहां पर एनर्जी लेवल तो ज्यादा है। ओके, तो वहां पर आप मतलब स्टेबिलिटी जो है, मतलब वहां पर आप अनस्टेबिलिटी फील करेंगे। और वैसे ही अगर आपको जमीन पर लाके खड़े कर दिए, सभी हम खड़े हुए, तो यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी फील होगी। सही है ना। मतलब दुनिया की कोई भी चीज जो है ये हमेशा लोवेस्ट एनर्जी लेवल पर रहना चाहती है। ओके, ध्यान से देखिए, यहां तक के समझ में आ गया आपको क्या इलेक्ट्रॉन जंप होगा कहां से कहां पर, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर, बराबर है। उसके बाद देखिए, जब इलेक्ट्रॉन यहां से इधर रिटर्न बैक आएगा इनर शेल की तरफ, ओके, जब इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से इनर शेल की तरफ ये रिटर्न बैक आएगा तो ये कुछ टाइप का रेडिएशन रिलीज करेगा। ओके, जब इलेक्ट्रॉन्स ओके आउटर मोस्ट शेल से इनर शेल की तरफ मतलब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ आएगा तो तब ये कुछ रेडिएशन रिलीज करेगा। और वो रेडिएशन होगा, देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर वेवलेंथ, ओके, या फिर सिर्फ रेडिएशन। ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है, ध्यान से देखिए, जब हायर एनर्जी लेवल से लेके लोअर एनर्जी लेवल की तरफ आएगा तो तब ये रेडिएशन रिलीज करेगा। यस सर। और वो रेडिएशन कितनी रिलीज करेगा उस पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए, तो ध्यान से देखिए, यहां तक के समझ गया। हाँ, उसके बाद देखिए, इलेक्ट्रॉन ट्राइज टू रिमेन एट इट्स लोअर एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन कोशिश ये करेगा कि वो उसके लोअर एनर्जी लेवल पर रहे जहां पर उसको स्टेबिलिटी फील हो। सो इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स बैक एंड emits द एनर्जी। क्या रिलीज करेगा? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। यहां पर ये एनर्जी रिलीज करेगा जो जस्ट बताया हूं आपको। यस सर। किसके फॉर्म में? एक तो रेडिएशन के फॉर्म में बोल सकते हैं हम इसको, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और वेवलेंथ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ध्यान से देखिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है ये एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जहां पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। यस, चलिए, तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ये एनर्जी रिलीज होने के कारण, सुनिए, इसका जो एनर्जी लेवल बताया था मैंने आपको, याद होगा आपको लास्ट लेक्चर का, ये था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये था -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये था -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फोर्थ शेल का था -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिफ्थ शेल का था -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस सर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या एनर्जी लेवल जो है ये कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। एनर्जी लेवल यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस है। यस, बराबर है। देखिए -13.6 तो फिर उसके बाद में कन्वर्जन -3.4। यस, बराबर। बहुत बड़ा डिफरेंस है एनर्जी लेवल का। ओके, एनर्जी लेवल का डिफरेंस होने के कारण मतलब यहाँ पर ये एनर्जी लेवल बीच में की गायब है, जो गायब है। ओके, इस बेसिस पर ये होता है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। क्या होगा बेटा? ध्यान से देखिए, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी लेवल का डिफरेंस जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है वो गायब है। इसी के कारण जो ये एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब करता था, ओके, और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के कारण देखिए ये कलर जो है यहाँ पर दिखाई नहीं देते थे। इसलिए देखिए कि जैसा व्हाइट कलर लाइट के 7 कलर होते हैं, वैसा ही जैसे यहाँ पर हम गैसेस मॉलिक्यूल को हीट करेंगे तो ये 7 कलर शो नहीं कर रहा, बल्कि कुछ कलर शो कर रहा, कुछ कलर गायब हो रहे। और यही सीरीज को बोलते हैं हम डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे इसे हम? डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। ओके, क्यों? रिजल्ट समझ में आया क्या आपको? कि यहाँ पर देखिए n = 1 जिसका एनर्जी लेवल है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
और n इज इक्वल टू 2, सेकंड शेल का -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर ये एनर्जी लेवल जो आपको दिखाई दे रहा ये कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है ना, इसलिए इस सीरीज को बोलते हैं हम डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे इसको? डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। अब सवाल ये है, ध्यान से देखिएगा, मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। उससे पहले छोटा सा पॉइंट आपको बता देता हूँ, वेवलेंथ किसको बोलते हैं। बड़ा छोटा सा टॉपिक देखिए, वेवलेंथ। छोटे छोटे पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम लैम्ब्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ग्रीक वर्ड है, यस सर, ओके। ध्यान से देखिएगा, ये वेव है, यस सर, ठीक है। इसको हम क्या बताते हैं सर? इसको बताते हैं हम क्रेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? क्रेस्ट, यस सर। ये क्या है? क्रेस्ट। और ये क्या है? ट्रफ। ये क्या है? ट्रफ। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसको डिस्कस 1 मिनट में कर देता हूँ। देखिए, दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है या फिर दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं वेवलेंथ। क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। ध्यान से देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crest or two consecutive trough called as wavelength। बस सिंपल है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, ओके। इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आपको भी जरूरत नहीं है, ओके। ध्यान से देखिए, ट्रफ समझ में आ गया आपको? ओके, ट्रफ बोले तो ये देखिए वेव है, इसके नीचे का जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज ट्रफ, और ये दोनों ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज वेवलेंथ, जिसको हम लैम्ब्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो क्रेस्ट या फिर दो क्रस्ट, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं वेवलेंथ, ओके। चलिए, तो आई होप यहां तक के तो आप समझ गए होंगे, यस सर, ठीक है। अब देखिए, कुछ टॉपिक पर मैं और डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। वेवलेंथ को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्ब्डा से, और इसका यूनिट जो लिखते हैं नैनोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में, यस सर, क्या लिखते हैं? नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम एक्सेट्रा, उसमें लिखने की कोशिश करें। चलिए, ध्यान से देखिए, चलिए समझ लीजिए बेटा। देखिए, क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन jump from n is equal to 2 to n is equal to 1 for hydrogen atom. Calculate the wavelength. Calculate the wavelength and energy. Calculate the wavelength and energy of radiation. ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमें दो चीज निकालना है, एक निकालना है वेवलेंथ और दूसरा निकालना है यहां पर एनर्जी, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, ये न्यूक्लियस, इसके अराउंड में है ये बेटा शेल, ओके। ये n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2, यस सर, ये है न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन। सुनिए, एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन जंप हुआ कहां से कहां पर? N2 से N1, यानी क्या हुआ? क्या देखिए, जब हमने हीट किए होंगे तो सिंपल सी बात है, पहले शेल से सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन गया होगा, और यहाँ सेकंड शेल से जब फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आएगा, यस सर, तो सिंपल सी बात है, यहाँ से ये रेडिएशन रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यस। तो यहाँ पर एनर्जी ये कितनी रिलीज करेगा वो हमें बताना है, यस सर, ओके। एनर्जी तो रिलीज करेगा, यस, और कितनी वेवलेंथ इसके लिए रिक्वायर्ड होगी, ओके, वो चीज बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, समझ लीजिए, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप कर रहा है? n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में जंप कर रहा है, ओके। कितना यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगा? तो सिंपल सी बात है, देखिए, टोटल एनर्जी या फिर nth एनर्जी ऑफ n शेल इज इक्वल टू -13.6, ओके, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक बेसिक फॉर्मूला है, यस सर, जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं, ओके। ध्यान से देखिएगा,
अब एक काम करते हैं, हम डेल्टा ई निकाल लेते पहले। डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। तो E2 कितना है, -13.6, यस सर। Z स्क्वायर, Z किसकी बात की यहाँ पर हमने, हाइड्रोजन एटम की, तो इसका 1 स्क्वायर अपॉन, यस सर। ओके, E2 मतलब यहाँ से यहाँ जंप हो रहा, तो यहाँ पर ये n का कितना वैल्यू रहेगा, 2 रहेगा सर, है ना, 2 का पावर 2 माइनस, ओके सर, -13.6, यस सर, और 1 स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय 1 का पावर 2, यस सर। यहाँ तक क्या आप समझ गए होंगे, ओके। तो ध्यान से देखिए मैं क्या करता हूँ, डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, यस सर, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। चलिए, तो ये मैं प्लस वाला टर्म इधर लिख देता हूँ, +13.6, ओके, माइनस वाला टर्म्स को इधर लिख देता हूँ, -13.6 डिवाइडेड बाय 4, ओके। सो डेल्टा ई इज इक्वल टू +13.6 माइनस, इसको डिवाइड किया हमने, देखिए यहाँ पर 3 और कितने बचे, 4, 3.4। सो डेल्टा ई इज इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर पहले हमने एनर्जी निकाल लिए हैं जो रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज हो रही, यस सर। चलिए, दूसरा पॉइंट आपको ध्यान से देखना है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर हमें निकालना है वेवलेंथ। देखिए, वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला ये है कि डेल्टा ई इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्बडा। यहाँ से हम निकाल सकते हैं, दोनों ट्रिक्स बताएंगे, इसके शॉर्ट ट्रिक्स और लॉन्ग ट्रिक्स दोनों भी, ओके। H क्या होता है बेटा, इसमें H होता है सर प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, यस सर। वैल्यू 6.636 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकंड। C है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, यस सर। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, यस सर, और लैम्बडा। तो यहां से भी हम लैम्बडा निकाल सकते हैं, यस सर, ओके। देखिए ये कितना है बेटा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, ओके, इज इक्वल टू 6.636 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड इंटू, यस सर, इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड अपॉन लैम्बडा। यहां से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन जो चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, यह ध्यान से देखिएगा कि H इंटू सी, ये आप याद रख लीजिए, पूरा कन्वर्जन करने के बाद एंगस्ट्रॉम में 12400, कितना, 12400, यस। चलिए, तो मैं एक काम करता हूं, लैम्बडा इज इक्वल टू, इस मेथड से मत करना, आपने शॉर्ट ट्रिक्स ये वाला इस्तेमाल करना। देखिए 12400, यस सर, ओके, और 10.2 डिवाइडेड बाय लैम्बडा, और ये एंगस्ट्रॉम में निकालेंगे हम, यस सर, ये पूरा कन्वर्जन करके बताया। सो लैम्बडा इज इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाय 10.2, यस सर, और ये एंगस्ट्रॉम। सो लैम्बडा इज इक्वल टू 1216 एंगस्ट्रॉम, बराबर है। तो यहाँ पर वेवलेंथ होगा बेटा 1216 एंगस्ट्रॉम। कितना होगा यहाँ पर, 1216 एंगस्ट्रॉम। चलिए, तो आई होप यहाँ तक के तो आपको समझ में आ गया होगा, ओके। इसके बाद देखिए, लेकिन ये भी तो बहुत लेंथी मेथड जाएगा, तो हम इससे एक आसान मेथड पढ़ने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है जंप कहां से कहां हो रहा, सेकंड से फर्स्ट शेल में हो रहा सर, यस सर, ओके। ध्यान से देखिएगा, वो समझाने की कोशिश करता हूं, ओके। चलिए, सुनिए ध्यान से। इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n इज इक्वल टू n2 टू n इज इक्वल टू n1। इलेक्ट्रॉन जंप किया कहां से कहां, सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में, ओके। सो डेल्टा E इज इक्वल टू E n2 माइनस E n1, यस सर, ओके। मैं एक काम करता हूं, देखिए बेटा, हम इसको ऐसे लिख देंगे, क्या ये तो हमें पता है, क्या डेल्टा E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्बडा, यस सर। और यहाँ पर डेल्टा E इज इक्वल टू एनर्जी के टर्म्स में, देखिए सेकंड शेल -13.6, यस सर, Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस, यस सर, -13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ओके। ध्यान से देखिएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। सो डेल्टा E इज इक्वल टू -13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस
13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से कुछ कॉमन निकाल लेता हूँ, 13.6 निकाल लेता हूँ कॉमन और जेड स्क्वायर। सो डेल्टा ई इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर इंटू, ओके यहाँ पर क्या बचा बेटा, 1 बचा, ओके 1 अपॉन, देखिए मैं इसको मान लिया यहाँ पर n2 और ये n1, ओके क्या बोला था मैंने, n2 माइनस n1, तो ये n2 यस सर और ये n1, ओके। चलिए इसके बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बचा है 1 अपॉन n2 स्क्वायर और यहाँ पर 1 अपॉन n1, तो पॉजिटिव वाला टर्म्स 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस इसको उधर लिख दिया 1 अपॉन n2 स्क्वायर, यस सर, ओके। अब ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन की ये जो टर्म्स हमें दिखाई दे रही, अच्छा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, hc यस सर अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू 13.6, ओके z स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। इस टर्म को मैं एक काम करता हूँ hc से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ, ध्यान से देखिए, दिस टर्म डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड बाय hc, ओके ये वाली टर्म्स को क्या ऐसे लिख सकते हैं, hc अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू hc 13.6 डिवाइडेड बाय hc z स्क्वायर इनटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, यस सर, ओके। यहाँ से ये मैंने कैंसिल कर दिया, क्या बचा है बताइए आप यहाँ पर, सर यहाँ बचा है 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू, यस सर 13.6, ओके 13.6 डिवाइडेड बाय hc, यस सर z स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, यस सर, ओके। ध्यान से देखिए 13.6 अपॉन hc इज इक्वल टू r, और r होता है बेटा रिडबर्ग कांस्टेंट, ध्यान से देखिएगा क्या है r इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट, और r का वैल्यू होता है 1.097 इंटू 10 का पावर 7 मीटर इनवर्स, यस सर। और सेंटीमीटर में कैसे लिखेंगे, r इज इक्वल टू 109677, ओके और सेंटीमीटर इनवर्स, यस सर, ठीक है रिडबर्ग कांस्टेंट। तो आपको ये वैल्यू याद नहीं रखना है, जो वैल्यू मैं आपको बोलूंगा वही याद करना है, ओके। क्या हम उसकी जगह ये लिख सकते हैं 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू r z स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, यस सर, ये एक फॉर्मूला बराबर है, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और आप सभी स्टूडेंट ये फॉर्मूले याद करना है, ओके। एटॉमिक स्पेक्ट्रम का ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम का ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ओके। और ये फॉर्मूला किसने दिया था, लाइमन ने, किसने, लाइमन, ओके। तो ध्यान से देखिए लाइमन सीरीज क्या है वो बताने की मैं आपको कोशिश करता हूँ, ठीक है ना, यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया, ओके। देखिए यहाँ पर ये आपको r भी ये याद नहीं रखना है, r आपको ये वाला वैल्यू याद रखना है क्या, 1 अपॉन r इज इक्वल टू, r याद मत रखो आप, 1 अपॉन r इज इक्वल टू 911 एंगस्ट्रॉम, एप्रॉक्स इसका वैल्यू r 1 अपॉन r इज इक्वल टू है ना 911 एंगस्ट्रॉम, ओके। चलिए अब मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, पहले हम एक काम करेंगे, एक न्यूमेरिकल मतलब इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ओके। देखिए और उससे पहले मैं आपको एक लाइमन सीरीज बता देता हूँ, क्या लाइमन सीरीज क्या है, ओके। देखिए इसका इंट्रोडक्शन बाकी है लाइमन सीरीज का, सुनिए आप यहाँ से लाइमन सीरीज क्या है। देखिए लाइमन सीरीज ये बोलती है क्या, इलेक्ट्रॉन्स जब भी रिटर्न बैक आएगा, मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन का डी एक्साइटेशन होगा तो वो हमेशा फर्स्ट शेल में आकर के गिरेगा, ओके। देखिए ये n इज इक्वल टू 1, यहाँ पर m इज इक्वल टू 2, ये n इज इक्वल टू 3, ये n इज इक्वल टू 4, ये n इज इक्वल टू 5, ये n इज इक्वल टू 6, चलिए n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू इंफिनिटी, चलेगा ना ये सब, n इज इक्वल टू इंफिनिटी, यस सर, ओके। देखिए जब भी इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक आएगा, चाहे वो सेकंड शेल से आए, थर्ड शेल से आए, फोर्थ से फिफ्थ से या फिर इंफिनिटी से आए,
तो ये हमेशा कहाँ पर आकर गिरेगा, पहले शेल में, मतलब n इज इक्वल टू 1 में। ध्यान से देखिए, इसका पहले शेल का एनर्जी कितना था, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका कितना था बेटा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये प्रैक्टिस करके आप याद कर लीजिए। -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है बेटा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन, है ना। मतलब n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर एनर्जी कितना रहेगा, 0। चलिए, तो एनर्जी लेवल ये ऊपर इंक्रीज हो रहा, यस सर। देखिए आप यहाँ पर जब ये एनर्जी लेवल इंक्रीज हो रहा ना, तो मैंने गैप इसका थोड़ा सा कम करते चला गया। क्यों किया, उसका रीजन बताऊंगा आपको। तो ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू लाइमन सीरीज व्हेन डी एक्साइटेशन of electron, when the excitation of electron, then they fall in n is equal to 1। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर n is equal to 2 का इलेक्ट्रॉन आएगा तो किस में आएगा, 1 में आएगा सर, यस सर। अगर सेकंड शेल का इलेक्ट्रॉन आएगा तो 1 में आएगा, थर्ड का अगर आएगा तो 1 में आएगा, फोर्थ का अगर आएगा इलेक्ट्रॉन तो 1 में आएगा, फिफ्थ का अगर इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक आएगा तो 1 में आएगा, और n इन्फिनिटी से भी इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा, देखिए n इन्फिनिटी का इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, n 1 में आएगा। दैट इज लाइमन सीरीज। क्या है ये, लाइमन सीरीज, यस सर। ओके, चलिए इसके बाद में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि लाइमन सीरीज का रियल मीनिंग क्या था, वो समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, कैलकुलेट द वेवलेंथ व्हेन इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेड फ्रॉम, देखिए क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द wavelength when electron de-excited from n is equal to 2 to n is equal to 1। यानी जब सेकंड शेल का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आएगा तो उस वक्त वेवलेंथ कितना लगेगा, तो वहां पर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ये शॉर्ट ट्रिक्स वाला फॉर्मूला, इससे पहले जो मैंने आपको बताया ना, तो उससे बहुत लंबा मेथड होगा, निकलता है लेकिन ज्यादा टाइम लगेगा। मतलब क्या है कि डेल्टा E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। ओके, वहां से निकाल सकते हैं आप, आंसर सेम आएगा, डोंट वरी। ओके, अगर आपको फील कर रहा है कि वहां से भी आंसर कैसा सेम आएगा तो चेक कर लेना आपने, मैं यहाँ से आपको सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ। जो जस्ट मैंने आपको बताया कि 12400 वाला, 12400 डिवाइडेड बाय 10.2 है ना, तो कितना आंसर आया था, 1216। यस सर, सेम आंसर इससे भी आएगा। देखिए 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, यस सर, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू rz स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। यस सर, ओके। तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, ओके, rz कितना है इसमें, देखिए किसके लिए बात करें, फॉर हाइड्रोजन एटम, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात किसकी होगी, हाइड्रोजन एटम की। तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू 1 स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, यस सर, पहले शेप में, ओके, और माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना है, 4। यस सर, ओके। ध्यान से देखिए, चलिए समझा देता हूं। ओके, देखिए तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू 1। चलिए, तो ये 1 अपॉन 1 ही रहने वाला, और यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया, ये 4 माइनस 1 कितना, 3/4। यस सर, 3/4। यस सर, है ना। यहाँ पर देखिए एलसीएम निकालेंगे इसका, कितना ये थे, 4 से 1 को मल्टीप्लाई किए, -1 कितना, 3/4 बराबर है। चलिए, तो ध्यान से देखिए, अब हमें लैम्डा निकालना है। सो लैम्डा इज इक्वल टू कितना रहेगा, 4/3। यस सर, 4/3 और 1 अपॉन r। यस सर, सो लैम्डा इज इक्वल टू 4/3 इंटू 911 एंगस्ट्रॉम। ये चीज बताया था मैंने आपको, कैलकुलेट कीजिएगा, इसका आंसर आएगा 1216 एंगस्ट्रॉम। कितना आंसर आ जाएगा, 1216 एंगस्ट्रॉम। यानी इसका मीनिंग क्या हो रहा, जब यहाँ पर सेकंड शेल का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में गिरेगा तो इसके लिए वेवलेंथ कितनी लगेगी, 1216 एंगस्ट्रॉम। यस सर, कितना रहेगा इसका वेवलेंथ, 1216 एंगस्ट्रॉम। ओके, अब देखिए, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता है थर्ड शेल में फर्स्ट शेल में, थर्ड शेल से फर्स्ट शेल में। ओके, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेवलेंथ व्हेन, कैलकुलेट द wavelength
व्हेन ओके डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इज इक्वल टू 3 टू n इज इक्वल टू 1। जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता है n इज इक्वल टू 3 से लेकर के n इज इक्वल टू 1 में, तो उसके लिए वेवलेंथ कितना लगेगा। तो ध्यान से देखिए, यही फॉर्मूला है 1 लैम्ब्डा इज इक्वल टू r इंटू 1 स्क्वायर, हाइड्रोजन की बात करें हम, अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। कितना होगा बेटा 9, 9 माइनस 1 है ना, ये 9 माइनस 1 8। ओके 1 लैम्ब्डा इज इक्वल टू r ओके 8/9, लेकिन हमें क्या निकालना है, लैम्ब्डा निकालना है सर। सो लैम्ब्डा इज इक्वल टू 9/8 इंटू 1/r, दैट इज 9/8 इंटू, यस सर 1 मतलब कितना है बताइए, 1/r है 911 एंगस्ट्रॉम, यस सर। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, देखिए यह आएगा 1026 एंगस्ट्रॉम आएगा 1026। इसको थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं, 912 913, मतलब जो आपके लिए सूटेबल लगेगा सॉल्व के लिए कर लो। तो कितना आएगा 1026 एंगस्ट्रॉम। यानी कहने का मतलब ये है कि जब थर्ड शेल का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आएगा तो इसके लिए वेवलेंथ कितना रहेगा 1026 एंगस्ट्रॉम, यस सर। ओके फोर्थ वाला आप करेंगे, चलिए ध्यान से देखिए, फोर्थ वाला बता देता हूं मैं आपको। सेम क्वेश्चन रखता हूं यहां पर मैं, ओके सेम क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेवलेंथ व्हेन de-excitation of electron from n is equal to 4 to n is equal to 1 for hydrogen atom, yes sir, hydrogen atom के लिए। so 1 lambda is equal to r into 1 square into 1 square minus 1/4 का स्क्वायर, कितना होगा बेटे 16 हो गया सर, यस सर। ओके सो 1 lambda is equal to r into ओके 16 है ना, यस 16 माइनस 1 कितना होगा 15 बाय, यस सर 15/16, यस सर। सो लैम्ब्डा इज इक्वल टू 16/15 इंटू ये है 911, यस सर कितना है 911। सो लैम्ब्डा इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, तो देखिए इसका यहाँ पर हमने वेवलेंथ निकाली 972 एंगस्ट्रॉम, यस सर। यानी कहने का मतलब क्या है, देखिए क्या जब यहाँ पर फोर्थ शेल से थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन आए हो, फोर्थ से फर्स्ट में आएगा इलेक्ट्रॉन, तो इसका वेवलेंथ कितना रहेगा 972 एंगस्ट्रॉम, यस सर। मैं एक काम करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, क्या डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए क्वेश्चन सेम लिखिएगा बराबर, कैलकुलेट वेवलेंथ व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप ओके फ्रॉम n is equal to infinity to n is equal to 1 ओके फॉर हाइड्रोजन एटम, किसके लिए हाइड्रोजन एटम के लिए। सो 1 लैम्ब्डा इज इक्वल टू r इंटू 1 स्क्वायर ओके इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी स्क्वायर, यस सर। तो 1/इंफिनिटी कितना हो जाता 0, तो 1 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना बचे 1। सो 1 लैम्ब्डा इज इक्वल टू r, 1 लैम्ब्डा इज इक्वल टू r। सो लैम्ब्डा इज इक्वल टू 1/r और ये होता है बेटा 911 एंगस्ट्रॉम, ओके। तो कहने का मतलब ये है, ध्यान से देखिए, ये कितना रहेगा 911 एंगस्ट्रॉम। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या एनर्जी लेवल बढ़ने के साथ साथ ओके वेवलेंथ कम हो रहा, एनर्जी लेवल बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर वेवलेंथ कम हो रहा, ओके। चलिए मैं समझाता हूँ, इधर लिख लेता हूँ इसको, ओके यहाँ पर। चलिए ध्यान से देखिएगा, क्या एनर्जी लेवल इंक्रीज होने के साथ साथ यहाँ पर वेवलेंथ कम हो रहा, इसलिए देखिए फॉर्मूला क्या है कि डेल्टा E इज इक्वल टू hc/लैम्ब्डा, मतलब यहाँ पर ये एनर्जी लेवल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लैम्ब्डा के। क्या मीनिंग हो रहा, क्या एनर्जी लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा तो वेवलेंथ वैसे वैसे कम होगा, यस सर। ओके वेवलेंथ सबसे ज्यादा कहाँ मिल रहा है हमें, देखिए सबसे ज्यादा मिल रहा है n इज इक्वल टू बराबर है n2 से n1 में, है ना। लार्जेस्ट वेवलेंथ फ्रॉम n2 टू n1 कितना है बेटा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर वेवलेंथ लार्जेस्ट है 1216 एंगस्ट्रॉम, ओके।
एंड स्मॉलेस्ट वेवलेंथ फ्रॉम कहां से कहां तक के, n इंफिनिटी से लेकर के n1 तक के, दैट इज 911 एंगस्ट्रॉम। देयरफॉर इसका रेंज कहां से कहां तक के रहेगा, 1216 एंगस्ट्रॉम और 911 एंगस्ट्रॉम, इसके बीच में रहेगा। और यही सीरीज है लाइमन सीरीज। क्या है, लाइमन सीरीज। ओके, ध्यान से देखिए, मतलब जितने ज्यादा ट्रांजिशन बढ़ेंगे उतना कम यहाँ पर वेवलेंथ होगा। ओके, और जितने कम ट्रांजिशन रहेंगे यहाँ पर तो उतना ज्यादा वेवलेंथ रहेगा। ओके, देखिए, लेस ट्रांजिशन मोर वेवलेंथ एंड मोर ट्रांजिशन लेस वेवलेंथ। ओके, चलिए, तो आई होप यहां तक कि आपको लाइमन सीरीज समझ में आ गया होगा कि लाइमन सीरीज मैंने कैसे समझाने की कोशिश किया होगा। ओके, ध्यान से देखिए, मतलब जितना बड़ा ट्रांजिशन रहेगा उतना कम वेवलेंथ होगा, और जितना ज्यादा, देखिए, जितना कम ट्रांजिशन होगा उतना ज्यादा वेवलेंथ होगा। ओके, ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। इसके बाद के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफर्ड, हम्फ्री, ओके, सीरीज, ये पढ़ने की कोशिश करेंगे। और स्पेक्ट्रल लाइट कैसे निकालना है उस पर हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, बाय।